धरती पर हर तरफ तबाही का मंजर है। जो इमारतें कभी आसमान छुआ करती थी वो अब ध्वस्त होकर मलबे का ढेर बन चुकी है। शहर में सिर्फ तबाही के निशान बाकी हैं और इसका कारण है खतरनाक पौधे। ये कोई आम पौधा नहीं है दोस्तों, बल्कि 40 से 50 फीट लंबे और चौड़े विशाल पौधे हैं जो इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये पौधे इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि अब तक धरती का 80% हिस्सा इनके कब्जे में आ चुका है। इनकी वजह से इंसान और जानवर खत्म होने की कगार तक पहुंच चुके हैं। अब कहानी युआन नाम की बच्ची पर केंद्रित होती है जो जंगल में अपने छोटे कुत्ते के साथ खेल रही थी। अचानक उसके पिता योंग उसे वहां से उठाकर घर की ओर भागते हैं क्योंकि सूरज ढलने वाला है। रात के समय बाहर खतरनाक रहता है। जब युआन का कुत्ता जंगल में भागता है तो वो अपने पिता का हाथ छोड़कर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। मजबूर होकर यांग को भी अपनी बेटी का पीछा करना पड़ता है। युआन कुत्ते का पीछा करते हुए जंगल के गहराई में पहुंच जाती है। वहाँ एक विशाल पौधे को देखती है वो, जो बालों के जाल से घिरा हुआ है और धड़कते दिल की तरह हिल रहा है। उसके चारों तरफ इंसानों की लाशें लटकी हुई हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सांप जैसे खतरनाक पौधे मौजूद हैं। जैसे ही पौधे को युआन की खुशबू मिलती है वो उस पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन ऐन वक्त पर यांग वहां पर आकर युआन की जान बचा लेता है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही यांग जल्दी से सारे दरवाजे बंद कर देता है और यूवी लाइट्स जला देता है क्योंकि इन लाइट से पौधे जो हैं दूर रहते हैं। यांग घर पहुंचकर राहत की सांस लेता है। वहीं युआन को इस बात का गहरा पछतावा है कि उसकी वजह से उसके पिता को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन यांग उसे माफ कर देता है। वो युआन की सुरक्षा के लिए उसकी घड़ी में एक ट्रैकर फिट कर देता है ताकि उसकी लोकेशन हमेशा उसे पता चलता रहे। इसके बाद यांग उसे सुलाकर खुद भी सो जाता है। अब सोते समय उसे अतीत की जो है यादें आने लगती है। सपने में वो देखता है कि वो अपनी पत्नी और युआन के साथ गाड़ी में सफर कर रहा है। उसकी पत्नी एक वैज्ञानिक है जो तेजी से खत्म हो रहे पौधों के समाधान के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो ऐसे पौधे बना रही है जो ताकतवर और तेजी से बढ़ने वाले हों। तभी लैपटॉप पर एक इमरजेंसी वीडियो कॉल आती है। उसमें उसकी पत्नी का सहयोगी पौधों से जुड़े खतरों के बारे में सावधान करता है। इसी बीच माहौल बदलने लगता है। लोग चीखते चिल्लाते भागते नजर आते हैं। यांग गाड़ी रोकता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये खतरनाक पौधे इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अचानक युआन की चीख सुनकर यांग की नींद खुलती है। वो तेजी से उसकी ओर भागता है। यांग दौड़कर युआन के कमरे में पहुंचता है और वहां का नजारा देखकर एकदम सन्न रह जाता है। यूवी लाइट्स जलने के बावजूद एक विशाल राक्षसी पौधा युआन के बिस्तर को जमीन के अंदर खींचने की जो है कोशिश कर रहा था। युआन को याद आता है कि उसने युआन की घड़ी में एक ट्रैकर फिट किया है। वो तुरंत अपना बैग उठाकर युआन को खोजने के लिए निकल पड़ता है। ट्रैकर की दिशा में चलते हुए वो एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचता है। वहां वो यूं को एक कमरे में फंसा हुआ पाता है। चारों तरफ पौधों ने उसे घेर कर रखा था और युआन अपनी यूवी टॉर्च की मदद से किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टॉर्च की बैटरी खत्म होने वाली थी। यांग तेजी से अपनी टॉर्च युआन की ओर फेंकता है जिससे पौधे थोड़े पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब ये यांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यांग स्थिति को भांपते हुए खिड़की तोड़ देता है जिससे कमरे में धूप आ जाती है। अब जैसे ही धूप पड़ती है सारे पौधे पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे गर्मी और धूप से बहुत डरते हैं, लेकिन इस प्रयास में यांग थक कर बेहोश हो जाता है। जब यांग को होश आता है तो वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। इसी बीच पौधे धीरे धीरे उसके शरीर को जकड़ने लगते हैं। युआन अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो असफल रहती है। तभी अचानक एक तेज धार ब्लेड पौधों को काटकर यांग को आजाद कर देता है। असल में फौजियों की एक छोटी टुकड़ी वहां पर पहुंच जाती है और खतरनाक पौधों से लड़ना शुरू कर देती है। फौजियों की बंदूकें आग उगल रही थी। बंदूकें कुछ देर के लिए पौधों को रोकने में जो है सक्सेसफुल थी, लेकिन पौधे जल्द ही इन हमलों का मुकाबला करना शुरू कर देती है। फौजियों में से एक यूवी डिवाइस चालू करने की कोशिश करता है लेकिन वो खराब हो चुका था। यांग तुरंत उस डिवाइस को ठीक कर देता है। यूवी रोशनी पौधे को पीछे ढकेल देती है। फौजियों का लीडर बताता है कि इन पौधों ने जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला ली हैं और 2 दिन बाद पूरी धरती पर तबाही मचने वाली है। उनका मिशन एक ऐसे डिवाइस को ढूंढना है जिससे इन पौधों का खात्मा एकदम कंप्लीटली किया जा सके। अब जिस बिल्डिंग में यांग और फौजी हैं वो पहले एक रिसर्च सेंटर हुआ करती थी। फौजियों ने यहाँ से रीजन डिवाइस निकाला जो इन पौधों की जोड़ों को खत्म करने में जो है काफी हद तक सक्षम है। अब उनका अगला कदम इस डिवाइस को एक लॉन्च स्टेशन तक ले जाना है ताकि इसे जमीन के अंदर जोड़ों पर इस्तेमाल किया जा सके और डिवाइस के साथ हेडक्वार्टर्स को सूचना दी जाती है।
योजना ये है कि दुनिया भर में मौजूद 140 ऐसे डिवाइसेस के साथ सक्रिय किए जाएं, लेकिन तभी अचानक एक पौधा जमीन से निकलता है और यूवी डिवाइस को एकदम तोड़ देता है। इसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और पौधे जोरदार हमला करना शुरू कर देते हैं। अब किसी तरह दीवारों में छेद करके धूप अंदर आ जाती है, लेकिन तब तक यांग और उसकी बेटी फौजियों से अलग हो चुके थे। इसी बीच फौजियों का कैप्टन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लुमो नाम का एक फौजी उसकी मदद कर रही होती है, तभी एक सांप जैसा विशाल पौधा कमरे में घुस आता है। ये पौधा आवाज से शिकार करता है। यांग उसे मारने के लिए लोहे का सरिया उठाता है, लेकिन लीमो उसे रोक देती है। वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। भागते वक्त युवा गलती से एक शेल्फ से टकरा जाती है, जिससे तेज आवाज आती है। आवाज सुनते ही पौधे उससे सक्रिय हो जाते हैं। कैप्टन बीच में आकर उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पौधा इतना ताकतवर था कि उसकी बंदूकें भी बेअसर थी। आखिरकार कैप्टन ग्रेनेड की पिन निकालता है और एक जोरदार धमाके के साथ वो पौधा खत्म हो जाता है, लेकिन लीडर अपनी भी जान गंवा बैठते हैं। धमाके से यांग, युआ और लीमो सड़क पर गिरते हैं। कुछ देर बाद बाकी बचे फौजी उन्हें ढूंढ लेते हैं। खुशकिस्मती से रीजन डिवाइस भी उनके साथ था और सुरक्षित भी। हालांकि कैप्टन और इंजीनियर की मौत से सभी मायूस थे। फौजियों ने यांग से अनुरोध किया कि वो उनके साथ चले, क्योंकि यूवी डिवाइस को आसानी से ठीक कर सकता है वो, लेकिन यांग इनकार करता है। वो कहता है कि उसकी प्राथमिकता उसकी बेटी की सुरक्षा है। युवा इस बात से नाराज हो जाती है। वो चाहती है कि उसके पिता दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करे। उसकी भावनाओं ने यांग को प्रेरित किया और वो मिशन में शामिल हो ही गया। यांग और बाकी टीम मिशन जारी रखते हुए शहर के एक खतरनाक इलाके से गुजरते हैं। इस दौरान उन्हें दूसरी टीम का सिग्नल मिलता है, जिसमें ग्रीन टाइड का जिक्र होता है। अचानक जमीन फटने लगती है और बड़ी बड़ी इमारतें ढलने लगती है। ग्रीन लाइट असल में पौधों का एक विशाल समूह है, जो लहरों की तरफ बढ़ते हुए हर चीज को नष्ट कर देता है। ये लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि बड़ी बड़ी इमारतों को भी गिरा सकती है। टीम ग्रीन टाइड से बचने की कोशिश करती है, लेकिन ये तेजी से उनके करीब आ रही थी। किसी तरह वो बस में जाकर छिपते हैं। टाइड के हमले से बस उड़कर एक इमारत से जा टकराती है। जैसे तैसे टीम अपनी जान बचा लेती है, लेकिन बाहर आम लोग टाइड की चपेट में आकर खत्म हो रहे थे। टीम को एहसास होता है कि जिस दवाई की उम्मीद 56 घंटों में थी, वो पहले ही शुरू हो चुकी है। वो हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल मिलता नहीं। तभी यांग की नजर एक सिग्नल टावर पर पड़ती है, जो दो कमजोर बिल्डिंग्स के बीच मौजूद है। टीम ने टावर तक पहुंचने का फैसला किया, लेकिन वहां तक जाने के लिए कमजोर पुल पार करना था उन्हें। टीम सावधानी से पुल पार करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक पास की एक बिल्डिंग गिर जाती है, जिससे मिट्टी और धूल का गुब्बारा छा जाता है। युवा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। टीम के नए कैप्टन रस्सी के सहारे उसे बचाने की कोशिश करते हैं। यांग भी रस्सी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी कमजोर थी और दोनों का भार झेल नहीं सकती थी। कैप्टन अपनी जान कुर्बान कर युवा को बचाने का फैसला करते हैं और उनकी मौत के बाद लुमो मिशन की नई कैप्टन बनती है। यांग किसी तरह युवा को ऊपर खींच लेता है, लेकिन पुल लगभग टूटने की कगार पर था। पूरी टीम दौड़कर बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। यांग सिग्नल टावर ठीक करता है और लिमो कमांडर से संपर्क करती है। सभी 140 ग्रुप्स को जोड़ा जाता है, लेकिन एक चौंकाने वाली खबर मिलती है उन्हें। ग्रीन टाइड का हमला, जिसकी उम्मीद 56 घंटों में थी, अब केवल 4 घंटे में होने वाला है। टीम को एक और बड़ी समस्या का पता चलता है। पौधों की जोड़ों को सुरक्षित करने के लिए जमीन के नीचे एक मजबूत सुरक्षा कवच यानी मेम्ब्रेन मौजूद है। पहले जो योजना बनाई गई थी, वो इस सुरक्षा कवच की वजह से पूरी तरह बेकार हो चुकी है। अब इन्हें मेम्ब्रेन के किसी कमजोर बिंदु पर हमला करना होगा, ताकि ये कवच नष्ट हो सके। इस समय तक सैकड़ों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। मिशन को इस मोड़ पर अधूरा छोड़ना सही भी नहीं है। यांग टीम को एक इंस्पायर करने के लिए एक शानदार भाषण देती है, जिससे उनका मनोबल बढ़ भी जाता है। सभी ग्रुप्स इस मिशन को पूरा करने का फैसला करते हैं, भले ही सफलता की संभावना केवल 0.03% है। लीम और उनकी टीम लॉन्च स्टेशन तक पहुंचती है। वो रीजेंट को मशीन में डालते हैं, ताकि इसे जमीन के अंदर जोड़ों तक पहुंचाया जा सके, लेकिन खतरा आसपास ही मंडरा रहा था। ग्रीन टाइड तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। वहीं रीजेंट जमीन के अंदर मेम्ब्रेन से टकरा कर रुक जाती है। बाकी ग्रुप्स को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समय सभी सैनिक का हौसला टूटने लगता है। तभी यांग को एक बेहतरीन विचार आता है। वो बताता है कि लॉन्च स्टेशन की बिजली पास के ज्वालामुखी से बनने वाली जियोथर्मल एनर्जी से आती है। अगर वो लावा की सभी सुरंगों को बंद कर दें, तो सारा लावा एक ही जगह पर इकट्ठा हो सकता है। ये लावा मेम्ब्रेन को पिघलाने में मदद कर सकता है और पौधों की जड़ों को भी खत्म कर सकता है। हालांकि सुरंगों का कनेक्शन पहले ही टूट चुका है। अब टीम को उन सुरंगों तक पहुंचकर उनके कंट्रोल सिस्टम को नष्ट करना था। यांग अपनी बेटी युवा से वादा करता है कि वो सुरक्षित लौटेगा। फिर वो लीमो और उनकी अन्य सदस्यों के साथ इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है। जमीन के नीचे पहुंचने पर वो पाते हैं कि लावा की गर्मी से सब कुछ तप रहा है। सुरंगों में जगह जगह पौधों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें रास्ता बंद हो चुका है। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यांग घायल हो जाता है। तभी टीम का एक सदस्य रास्ता साफ करने के लिए बम का इस्तेमाल करता है, लेकिन धमाके में वो खुद भी मारा जाता है।
यांग और लीमू के पास रुकने या शोक मनाने का समय नहीं था। वो बम लेकर आगे बढ़ते हैं और फाइनली एक बड़े दरवाजे के पास पहुंच ही जाते हैं। यांग लीमू से दरवाजा खोलने को कहता है। लीमू दरवाजा खोलने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन यांग चुपके से दरवाजा पार कर जाता है और उसे बंद कर देता है। लीमू तुरंत समझ जाती है कि यांग अपनी जान की कुर्बानी देने वाला है। वो उससे दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन यांग मना करता है। वो लीमू से कहता है कि युवा का ध्यान रखना प्लीज। धरती की सतह पर ग्रीन टाइड तेजी से फैल रही थी। जमीन जगह जगह फटती जा रही थी और सबको पता है कि समय अब खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ यांग अपनी घायल टांग के साथ रेंगते हुए कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचता है। रास्ते में मलबा गिरता है, लेकिन वो बम लेकर रुकने के बजाय आगे बढ़ता ही रहता है। यांग बाकी टीम से संपर्क करता है और अपनी योजना समझाता है। इसी बीच युवा को एहसास होता है कि उसके पिता दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान देने वाले हैं। वो रोते हुए उनसे वापस लौटने की विनती करती है। बम का टाइम खत्म होते ही एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से लावा की सारी सुरंगें बंद हो जाती है और सारा लावा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। लावा की तीव्र गति से पौधों के सुरक्षा कवच यानी मेम्ब्रेन पिघलने लगता है। कुछ ही समय में रीजेंट पौधों की जड़ों में प्रवेश कर जाता है और उन्हें नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे पौधों की जड़ें खत्म होती जाती है, धीरे धीरे धरती पर मौजूद सभी खतरनाक पौधे मरने लगते हैं। ग्रीन टाइड का खतरा टल जाता है। पूरी धरती पर बचे हुए लोग इस आपदा से बचने के बाद राहत की सांस लेते हैं। इंसानी सभ्यता पूरी तरह खत्म होने से बच गई है। लोगों ने उस दिन के बाद धरती की सुरक्षा और देखभाल करने की कसम खाई। यांग का बलिदान व्यर्थ नहीं गया दोस्तों। युवा और बाकी बचे लोग उसे हमेशा याद करते हैं। इसी बलिदान ने न केवल पौधों के खतरे को खत्म किया, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता भी खोल दिया। और इसी के साथ हमारी मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।